देखिए, इसमें मैं दो तीन बात कहना चाहूंगा। हम्म। इस गतिरोध के बीच में एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि देश के अंदर पिछले वर्षों में जो कृषि की जो स्थिति है, वो किसान की और कृषि दोनों की स्थिति जो है वो बदतर हुई है। किसान की आय घटी है। इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं और ये ठीक होनी चाहिए, इस बात को भी स्वीकार करते हैं। और मंडियों के अंदर जो अव्यवस्था थी, जिस प्रकार किसानों का शोषण होता था, इसको भी सभी लोग स्वीकारते हैं। और मार्केटिंग एक बड़ी समस्या है किसान के लिए, इसको भी सभी लोग स्वीकारते हैं। ये किसान संगठन जो आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, ये सब भी इसको स्वीकार करते हैं। अब इस समस्या का हल चाहिए या नहीं चाहिए, तो यही किसान संगठन आज से कुछ दिन पहले इस बात को बार बार दोहराते थे कि इसका हल होना चाहिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ सरकार को कदम उठाने चाहिए और हम्म। देश के अंदर कृषि सुधार होने चाहिए। अब विषय यह आता है कि जो किसान संगठन किसानों के प्रतिनिधि अपने आप को कह रहे हैं, वो किसानों के प्रति कितने ईमानदार हैं, वो इस बातचीत के दौर में नजर आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो वार्ता चल रही है वो कृषि कानूनों को लेकर चल रही है और कृषि कानूनों को लेकर ही लेकर लेकर आंदोलन चल रहा है। लेकिन अगर इन किसान जो संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, अगर इनकी हम बात करेंगे, तो ये कृषि जो कानून हैं उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहे। बिंदुवार जो सरकार बार बार कह रही है, वो जो बात भी कर रहे हैं तो इन कानूनों से बाहर बात कर रहे हैं। आप देखिए, एमएसपी में कोई उसके स्ट्रक्चर में, उसकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो 1965 से जो बनी हुई है वैसे ही बनी हुई है। इसलिए उस पर मुझे लगता है कि प्रश्न उठाने का कोई सवाल नहीं बनता था। पराली का जो कानून है, वो एनजीटी ने जिस तरह से उस पर दबाव बनाया और उसके बाद सरकार को उसमें कदम उठाने पड़े, जिसको उन्होंने वापस करने की भी बात करी है, वो भी इन कृषि कानूनों के तहत चर्चा का बिंदु नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात करें तो वो भी चर्चा का बिंदु नहीं है। ठीक है। लेकिन किसान संगठन जो है उन तीन कानूनों के बजाय इन पर ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा किसान प्रतिनिधि संगठनों से यह है कि उनको किसानों के मामले में ईमानदार होना चाहिए और देश के किसानों की आय बढ़े, देश में कृषि की जो घटती जीडीपी में जो योगदान है उसमें वृद्धि हो। बिल्कुल। इसके लिए उनको बेहद ईमानदारी से महत्वपूर्ण बात अशोक जी आप कह रहे हैं कि जिन कानूनों से अगर समस्या उनको है, कुछ किसान संगठनों को, तो उन कानूनों पे बात होनी चाहिए, उस पे क्यों नहीं बात हो रही? ये जिन लोगों ने भी ये कानून तैयार किए हैं, उन्होंने इसकी एक लंबी प्रक्रिया के बाद इसमें उनको जो भी बीच बीच में किसानों को लेकर आयोग बने या किसानों को लेकर जो विशेषज्ञ थे उनकी रिपोर्ट्स आई, उन सबको भी आधार बनाते हुए इसको उन्होंने अडॉप्ट किया है। लेकिन जो ये विरोध करने वाले लोग हैं, किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि एक व्यवस्था ऑलरेडी किसान को समस्या क्रिएट कर रही है, किसान उससे परेशान है, उसको बदलने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। या तो आप सरकार के प्रस्तावों को मान लें, नहीं तो कोई अल्टरनेट अच्छा प्रस्ताव लेकर आए। और ठीक है। इस पूरे मंथन से निकलना ये चाहिए, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अगर किसानों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें जिस तरह से किसान संगठनों का जो व्यवहार है, उससे जी। मुझे लगता है वो किसानों के प्रति ईमानदार नहीं है और बातचीत के प्रति भी ईमानदार नहीं है। कहीं ठीक ना है। कहीं बेहद उनकी महत्वपूर्ण नीयत बात, में बिल्कुल। शक करने का ठीक है। देखिए, ये सरासर गलत है। हम्म। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरह का जो है कृषि उत्पाद होते हैं। पंजाब और अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ गेहूं और धान की फसल ज्यादा होती है, इसलिए गेहूं धान का ज्यादा जो खरीदी होती है वो हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम चने की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा चना पैदा होता है, मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर। अगर हम ओवरऑल दलहन की बात करें तो दालें जो हैं वो दक्षिण भारत के अंदर ज्यादा पैदा होती हैं और महाराष्ट्र में और इस क्षेत्रों में नेफेड सबसे ज्यादा खरीदी उन्हीं क्षेत्रों में करती है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, वहां करती है। अगर आप ओनियन की बात करें तो वो महाराष्ट्र में होता है। तो अगर अलग अलग राज्यों में मूंगफली की बात करें तो वो गुजरात में ज्यादा होती है और पार्ट ऑफ राजस्थान और अलग अलग बेल्ट में होती है। तो मेरा ये कहना है कि अलग अलग फसलें अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं। जो लोग भी इसको कोट कर रहे हैं वो केवल और केवल गेहूं और धान को सेंट्रिक करके कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देश के अंदर देखें तो दलहन और तिलहन की सबसे ज्यादा खरीदी अगर होती है तो वो दक्षिण भारत और मध्य भारत में, और अगर हम तिलहन की बात करें तो वो ओवरऑल गुजरात और राजस्थान और पार्ट ऑफ अदर स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा होती है। तो मेरा ये कहना है कि एक तो ये गलत है। बेहद महत्वपूर्ण बात। और पेप्सी जो है वो सबसे ज्यादा जो प्राइवेट सेक्टर की जिस कंपनी का अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आई है तो पेप्सी है, और वो लगातार पिछले एक दशक से पंजाब के अंदर काम कर रही है।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वही पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सरकार के तहत ही वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। और इसके अलावा फल और सब्जियों की हम बात करें तो फल और सब्जियों में तो पिछले एक दशक से अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और वो लगातार किसानों के साथ खरीदी कर रही हैं, अनुबंध कर रही हैं और वो अच्छे प्रकार से चल रहा है। उसमें किसी प्रकार की कोई आज तक दिक्कत आई नहीं है। लेकिन कुछ मैं थोड़ा बहुत जरूर बताना चाहता हूं जिसको ये भ्रमित करने की कोशिश करते हैं लोग, वो ये है कि क्योंकि पहले कानून जो थे वो पुख्ता नहीं थे, इसलिए कुछ कंपनियां बैकआउट करने की स्थिति में थे। अब तो ये कानून आए हैं, इसके बाद सरकार ने उसके अंदर ये प्रावधान किए हैं कि कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बैकआउट नहीं करे, अदरवाइज उसके ऊपर 150% तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो ये सख्ती करी है और 3 दिन के अंदर भुगतान करना है, ये कंपलसरी किया है इसमें। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग इसको ठीक प्रकार से देख नहीं रहे। अगर मैं नेफेड की बात करूं तो मंडियों के मामले में नई मंडी बना रहे हैं, 2 मंडी हम ऑलरेडी बना चुके हैं।